हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला IAS अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आज है तारीख 24 अक्टूबर 2025 और देखिए आज मैं आपके सामने एक ये खबर रख रहा हूँ जो जस्ट मैंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैंने देखा ये खबर है कुछ ऐसी कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच में लगातार हम देख रहे हैं तनाव बढ़ा हुआ है और तनाव कुछ ऐसा है कि यूक्रेन युद्ध से किस तरीके से रशिया पीछे हटे ताकि अमेरिका जिस तरह का सपोर्ट दे रहा है या यूरोप को जिस तरह का डर है उस डर से ये आखिर कैसे बाहर आ सकें। तो ये मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के हम बात करें तो इसकी जड़ें जाती हैं शीत युद्ध में। शीत युद्ध के समय में जो उस वक्त जो रूस है, ये रूस और कई और देश मिलकर के सोवियत रूस जिसे कहा जाता था, USSR कहा जाता था, वो था जो कि समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित देश था या देशों का एक संगठन था। उसी तरह से जो पश्चिमी वर्ल्ड है जो कि नाटो के अंतर्गत ये सभी देश इकट्ठे हुए अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मतलब जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे के सारे थे जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच रखते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो तनाव है वो लगातार चल रहा है। यूक्रेन भी किसी वक्त USSR का पार्ट हुआ करता था और अगर हम यहां बात करें कि यूक्रेन और रशिया के बीच के वॉर के पीछे नो डाउट शीत युद्ध है। इसके अलावा एक और चीज है वो चली जाती है और 1853 के आसपास चली जाती है और उसमें हम देखते कि क्रीमिया को लेकर के जिस तरह के झगड़े हुआ करते थे कि क्रीमिया पर कब्जा लेकर के, जहां पर हम देखते कि उस पर टर्की भी अपना अधिकार चाहता था, यूरोप के देश चाहते थे कि क्रीमिया पर किसी तरह या ब्लैक सी पर रूस का कब्जा ना हो पाए, लेकिन वहां उसको मुद्दा बना करके वहां भी कई सारे युद्ध हुए तो जो आज भी नए रूप में चल रहे हैं। तो क्रीमिया के ऊपर रशिया कब्जा कर चुका है, लगभग पूर्वी यूरोप का 1/3 हिस्से पर रूस आज कब्जा कर चुका है यूक्रेन के। और ऐसे में ये युद्ध लगातार, जिसे कि हम सोच रहे थे कि 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, वो देखिए 3 साल से ज़्यादा हो गए उस युद्ध को चलते चलते। ऐसे में यूक्रेन यूरोपियन देश और अमेरिका के ऊपर एक बड़ा बोझ बन गया है, क्योंकि अगर वे यहाँ पर रशिया को जीतने देते हैं तो इसका मतलब होगा कि अब और भी यूरोप के देशों तक रशिया जो है अपनी पहुंच बढ़ाएगा और उन देशों में एक भय का माहौल होगा। और अमेरिका ने एक वादा किया है इन सभी यूरोप के देशों को नाटो के अम्ब्रेला के अंतर्गत लेकर के कि अगर किसी एक देश के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो वो अन्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। हालांकि अभी यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, ये एक बड़ी बात है, लेकिन इसकी जो आग है, इसकी जो ताप है, जो आंच है, वो भारत पर भी पड़ रही है। होता कुछ ऐसा है कि रशिया के पास ऊर्जा का एक स्रोत जैसे गैस और पेट्रोलियम है जिससे कि यूरोप को भी आपूर्ति होती है, भारत जैसे देशों को भी आपूर्ति होती है। ऐसे में कई बार जो अमेरिका है वो प्रतिबंध लगा चुका है कि रशिया की जो तेल की कंपनियां हैं, तेल उनसे खरीदा ना जाए, जिससे कि रशिया के पास अगर फाइनेंस कम होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पैसा कम हो जाएगा, तो नए हथियारों को डेवलप करने पर, दूसरे देशों से खरीदने पर, दूसरे देशों पर प्रभाव जमाने पर वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो एक आर्थिक तौर पर दबाव में आ जाएगा। और दबाव में आने के बाद हो सकता है कि वो वार्ता की टेबल पर आ जाए और यूक्रेन बच जाए, अमेरिका और यूरोप के देश अपने दायित्व से बच जाएं और यूरोप को फिर से नाटो सुरक्षा दे पाए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर इन सारे विवादों में छुपे हुए हैं, जहां पर कि हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक टसल सी चल रही है। और अभी एक बैठक होने वाली थी, व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले थे, लेकिन कल रात की खबरें जब मैंने देखी तो उससे पता चला कि ट्रंप ने उस बैठक को टाल दिया है। वे कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से बातें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन कोई भी पॉजिटिव काम नहीं करते जिससे कि इस युद्ध को बंद किया जा सके। तो कुल मिलाकर के अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा लगने लग गया है कि किसी भी तरह की अगर जो बातचीत की जाती है रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो उतनी फ्रूटफुल या फलदायी नहीं होती। तो बेहतर है कि पहले प्रतिबंध लगाए जाएं, आर्थिक दबाव बनाया जाए, चारों तरफ से रूस को घेरा जाए ताकि उसकी कमर टूट जाए, फिर वो शायद वार्ता की टेबल पर आए। लेकिन यहां एक नई चीज देखी। आज जब मैं सुबह देखा तो पता चला कि रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स की ड्रिल कर रहा है कि किस तरह से उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स है कैसे इस्तेमाल किए जाने, इस चीज की ड्रिल उन्होंने शुरू कर दी। और इसमें एक आखिरी जो लाइन है आज की खबर की, यहां पे क्या लिखा है,
वे डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं बातूनी शांति निर्माता, और एक और बड़ी बात कहते हैं, और ये कौन कह रहे हैं? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वर्तमान में रशिया के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। वे कहते हैं रूस जीतेगा और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये एक बड़ी चेतावनी है कि अगर रशिया लगातार इस तरह से परेशान होता रहा तो इतना मानिए कि आज नहीं तो कल ये अगर टकराव बढ़ता रहेगा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की जो अभी धमकियां चल रही हैं वो सच भी हो सकता है। लेकिन इस पे इस तरह के स्पेकुलेशन लगाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो मैं यही कहूंगा कि अभी और भी देखना चाहिए, तेल देखें और तेल की धार देखें, हवा देखें, उसके बाद हम देखें कि आखिर क्या होने वाला। लेकिन इस तरह की अटकलें दिमाग में रखनी चाहिए कि दुनिया कहीं उस तरफ तो नहीं जा रही है। तो चलिए हम यहां देखते हैं कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। तो देखा जाए पुतिन पर दबाव बनाने के लिए भारत की 2 तेल कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये क्या है? तो देखिए, यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां, एक है रोसनेफ्ट और दूसरा है लुकोइल, इन दोनों कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में मौजूद जितनी भी इनकी संपत्तियां उनको फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकों को कहा गया कि इनसे किसी भी तरह का लेन देन ना करें, और इन कंपनियों में 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदार वाली जो कंपनियां हैं वे भी इस प्रतिबंध के दायरे में आ जाएंगी। यहीं से समस्या होने वाली है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने रूस और उससे जुड़ी लगभग 45 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से 12 तो चीन की हैं और 3 जो हैं वो हैं भारत की। इसके अलावा 2 थाईलैंड की। तो हमारा मकसद इनसे है, जो 3 जो भारत की कंपनियां हैं, भारत की इकाइयां, इनसे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूसी राजनयिकों की आने जाने पर भी रोक लगा दिया है। और प्रतिबंधों के बाद हम देखते हैं कि तेल के बाजार में तेल की कीमतें $2 प्रति बैरल घट गई हैं, माफ कीजिए बढ़ गई हैं। अब देखें यहां पे तेल के दाम यहां पे बढ़ गए हैं। तो इसके क्योंकि देखिए बड़े इसलिए क्योंकि अब प्रतिबंध लगाए तो तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में हम देखते हैं महंगाई बढ़ने की संभावना। तो तेल के दाम $2 प्रति बैरल बढ़ करके जो 62 थे, 62 से पहुंच गया $64 प्रति बैरल। अब ये देखिए, अब इसका असर तो भारत के मध्य वर्ग पर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाएगी, क्रूड ऑयल की लागत बढ़ेगी, रिफाइनिंग की लागत बढ़ेगी। ऐसे में महंगाई बढ़ेगी। ना केवल भारत के ऊपर असर होगा बल्कि जितने भी विकासशील देशों सभी को ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब यहां देखा जाए एक चीज और, जो लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बात का दबाव डाल रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर दे। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब पहला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का 18-19 के दौरान उन्होंने इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे ईरान के ऊपर, और तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। और अब लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत दोबारा से उस दबाव में आ जाएगा और फिर से भारत अमेरिका की बात को मान लेगा या ट्रेड डील के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज हम देखें तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि भारत ईरान की तरह रशिया के साथ अपने संबंधों को सीमित नहीं करेगा, लेकिन वे फिर भी बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत इस साल के अंत तक रूस से तेल खरीद बंद कर देगा। और ये प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा। कुल मिलाकर के वे बातचीत के द्वारा भारत को ये संकेत दे रहे हैं कि आप रशिया के साथ तेल खरीदना, क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। देखिए, एक समय दिया जा रहा है, अन्यथा आपको भी इस तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है कि भारत की जो नायरा एनर्जी है उसके ऊपर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगा। तब भी यूं ने इसी तरह का किया था और उसका प्रतिबंध का असर नायरा पर दिखने लगा। लेकिन अब इस बार इसकी आंच रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ने वाली है। तो नायरा ऑलरेडी इसमें है, अब रिलायंस भी इसके अंतर्गत आ गई। तो अब भारत पर हम देखेंगे कि तेल की आपूर्ति पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यहां पर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कहा कि जो भी सरकार जो नई गाइडलाइंस तय करेगी उसके हिसाब से वे तेल का आयात करेंगे, मतलब बीच का रास्ता है। और ऑलरेडी भारत ने बहुत सारे रास्ते देखने शुरू कर दिए थे। भारत का एक समय, भारत रशिया से सिर्फ अपनी कुल आपूर्ति का 2% तेल खरीदा करता था,
लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो 34 से 36% तक पहुंच गया। लेकिन अब जब से अमेरिका इस तरह के प्रतिबंध आरोपित कर रहा है तो तब से फिर से ये 2% घट गया है जो तेल मंगा रहा है। हालांकि इसको हम ये कह सकते हैं कि कभी आपूर्ति की उतनी आवश्यकता नहीं, मतलब डिमांड नहीं हो तो भी कई बार जो रिफाइनरीज हैं वो मंगवाना बंद कर देती तेल को। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जो रोसनेफ्ट है, रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो कि पेट्रोलियम और गैस बेचती है, और इसी तरह से जो लुकाइल है वो ना केवल रशिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तेल की खोज करने वाली, तेल का उत्पादन करने वाली रिफाइनिंग की एक कंपनी है। और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोसनेफ्ट के साथ एक 25 साल का एग्रीमेंट है। वह रोज 5 लाख बैरल कच्चा तेल रशिया की इस कंपनी से खरीदती है। अब रिलायंस कहती है कि जिस तरह से गुरुवार को अर्थात 23 अक्टूबर को जो बयान आया है, अब देखेंगे कि भारत की सरकार क्या नई गाइडलाइन तय करती है और उसके हिसाब से फिर वो रशिया से तेल खरीदा जाए, कम खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, इसकी रणनीति तय करेंगे। लेकिन सिर्फ रिलायंस ही नहीं है बल्कि यहां पे नायरा एनर्जी के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि नायरा एनर्जी का रोसनेफ्ट में 49.13% की एक बड़ी हिस्सेदारी है। और 2024 में अगर देखा जाए तो नायरा ने रोसनेफ्ट से 44,000 करोड़ रुपए का 100 मिलियन बैरल तेल मंगवाया था। कुल मिलाकर के यहां पर अगर देखें तो भारत के ऊपर असर पड़ना तय है। और ये क्यों असर डाला जा रहा है कि ना केवल रूस यूक्रेन को बंद कराने के लिए रशिया के ऊपर आर्थिक दबाव डाला जाए, बल्कि माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की एक तीर से 2 निशाने लगाने की योजना है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसमें भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके और भारत को तैयार किया जा सके कि आप अमेरिका के साथ यदि खड़े होंगे तो आपको इस तरह के प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है। हालांकि 2-3 दिन से लगातार अखबारों में खबर आ रही है कि जो अभी 50% तक का टैरिफ इंपोज किया है यूएसए ने इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो घटाया जा सकता है। अगर ट्रेड डील होती है तो 15% पर आ सकता है। और लगातार इस ट्रेड डील को लेकर के भारतीय प्रतिनिधि और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है। अब देखना यह है कि समय के साथ कितने बदलाव आते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन प्रतिबंधों को आरोपित करने के बाद रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। अगर और एक तरह से वो जंग में उतर आया है, और वे कहते हैं जंग में कौन उतर आया है? बातूनी शांति निर्माता। देखिए जिस तरह से अमेरिका ने एक बात फैलाई, अमेरिका ना कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात फैलाई कि वे दुनिया के 7 बड़े युद्धों को रोकने में कामयाब रहे हैं और ऐसे में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसलिए आज लोग उनका माखौल या मजाक उड़ाते हैं कि बातूनी शांति निर्माता। हालांकि रशिया यहां पर एक बात कह रहा है, और ये चेतावनी है, जरूरी नहीं कि युद्ध हो ही जाए। वे कहते हैं कि जीतेगा तो युद्ध में रशिया ही, और रशिया कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये जो लास्ट वाली जो लाइन है ये समस्या पैदा करती है। ये एक ऐसी चेतावनी कि रूस के पास अमेरिका के बराबर ही लगभग न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं 5वीं पीढ़ी के। ऐसे में अगर ये 2 बड़ी शक्तियां लड़ती हैं तो भारत जैसे देश जो विकासशील देश है, इन सभी को के समक्ष एक चुनौती आ जाएगी। तेल की आपूर्ति पर फर्क पड़ेगा और भी अन्य उत्पादों पर फर्क पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर फर्क पड़ेगा। इससे अन्य देशों में ना केवल आर्थिक नुकसान होगा, शांति को नुकसान होगा, बल्कि भारत जैसे देशों में गरीबी बढ़ने के भी आसार होंगे। कुल मिलाकर के युद्ध कभी भी अच्छे नहीं होते, तो शांति से निपटाना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो भारत की जो तेल कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी है, ये होना ही है। दोस्तों आज का ये जो विश्लेषण है आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो में, तब तक अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।